यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 20% मतदान। सबसे ज्यादा शामली में वोट पड़े। यूपी चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। योगी सरकार के 9 मंत्री मैदान में, सभी ने जीत का दावा किया। जयंत चौधरी के वोट न करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। कहा, ऐसा कर क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत? फिर उनके लिए वोटर क्यों करेंगे मतदान? वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से शिकायत। कहा, ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। उन मतदान केंद्रों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और अब इलेक्शन प्राइम टाइम की शुरुआत पश्चिमी यूपी के साथ ही करेंगे, जहां पहले चरण में औसत से भारी मतदान हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के दौरान 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो है 20.3%। 11 बजे तक का ये अपडेट है, जहां शामली में 22.84%, तो बागपत में 11 बजे तक 22.77% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में 22.56%, हापुड़ में 22.8% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। बुलंदशहर में यह आंकड़ा 21.62% का है और आगरा में 11 बजे तक 20.42% वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला। अलीगढ़ में 17.91%, गौतम बुद्ध नगर में 18.43% वोट पड़ा है। मथुरा में 20.39%, मेरठ में 18.92% और गाजियाबाद में आंकड़ा है 17.26% का वोटिंग टर्नआउट 58 सीटों के लिए, जो अभी तक 11 बजे तक का अपडेट सामने आया है। और ये बता रहा है कि वोटिंग टर्नआउट काफी बेहतर रहने वाला है। जिस तरह की शुरुआत हुई और 11 बजे तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मतदाताओं में जोश है, उत्साह से लबरेज है मतदाता और जगह जगह पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें लोगों की इस वक्त नजर आ रही हैं। और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष भी आपसे अपील करता है कि सब काम छोड़कर अगर आज आपके जिले में मतदान है तो घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मतदान के बीच समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से इस वक्त की शिकायत। बड़ी खबर यह है कि जानबूझकर धीमे मतदान कराने की खबर है। कई जगह ईवीएम खराब होने की जानकारी भी मिली है। और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, इससे पहले सहारनपुर में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और उसके बाद देखिए किस तरह से लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। सहारनपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और यहां जनता को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसके बाद अब वहां से निकलते हुए कारवा वहां से रवाना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। और आसपास देखिए लोगों का कैसा हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीजेपी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है और उसके बाद की ये तस्वीरें सीधा सहारनपुर चलेंगे। वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी सुमेरा खान। सुमेरा, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। चुन चुन कर एक एक बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन से किया अपने संबोधन के दौरान और अब जो तस्वीर है वो हमेशा जैसी प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ पूर्णिमा, मैं लगातार यही बता रही थी कि देखिए किस तरह का उत्साह है। ये फिजिकल रैली है, यानी अब क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार वर्चुअल रैली कर रहे थे, उसके बाद फिजिकल रैली यानी ग्राउंड पर वो पहुंचे, मंच पर खड़े होकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया।
तो अलग तरह का उत्साह है यहाँ पर लोगों में, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। वो हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख रहे हैं और वो उत्साह हमें मंच के आसपास, रैली के ग्राउंड में, बाहर सड़क पर दिखाई दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो रैली से निकलकर आ रहे हैं वो लगातार जो उनका उत्साह है वो देखते ही बनता है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा उत्साहवर्धक है यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और सहारनपुर के आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वही तस्वीरें भी दिख रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन भी किया तो उसमें उन्होंने सहारनपुर से जुड़े हुए लोकल, बहुत ही स्थानीय मुद्दों को उठाया, लोगों की कंसर्न के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया कि कैसे वो रोजगार पैदा कर रहे हैं, बीजेपी क्या काम कर रही है, लकड़ी का उद्योग यहाँ पर जो जाना जाता है, दुनिया भर में मशहूर है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। तो कनेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने सहारनपुर के लोगों से। साथ ही आप समझिए कि सहारनपुर एक ऐसी जगह है जो हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ इलाका है, यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में सरदार पॉपुलेशन, पंजाबी पॉपुलेशन भी रहती है। तो वो उन सबको भी एड्रेस करने की कोशिश की, उनके बारे में भी बात की, तो हर वर्ग के बारे में बात की, हर वर्ग को संबोधित करने की कोशिश की और उनके लिए सरकार ने क्या काम किया है वो कनेक्ट डेवलप तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया ही, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कैसे इसी जनता के साथ खुद को डिस्कनेक्ट किया, उनके राज में क्या कुछ नहीं हुआ जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के लिए किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनकर वो बातें बताई कि कौन कौन से हाईवे बनाए गए हैं, कौन सी सड़क बनाई गई है, क्या काम किया गया है, यहाँ सहारनपुर और आसपास के इलाके के लिए क्या काम किया गया है। तो ये वो जगह है जहां से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तो आसपास का काफी बड़ा इलाका है जिसे वो प्रभावित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए गन्ने के बारे में एक बार फिर बात की, गन्ना किसानों की बात की। सहारनपुर एक ऐसा इलाका भी है जो आप जिक्र कर रही है वो बड़ी खबर बता दें कि इस रैली के दौरान पीएम ने सहारनपुर में गन्ना किसानों की बात भी की। गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान हमने किया, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जितना 10 साल में भुगतान किया उससे ज्यादा हमने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गन्ना किसानों की मुश्किलों का स्थायी समाधान कर रहे हैं कि उनकी समस्या पूरी तरह से परमानेंटली खत्म हो जाए, इसकी कोशिश हो रही है। हम गन्ना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। और सीधा सुमेरा का रुख करेंगे, सहारनपुर में ही वो मौजूद है। इतना तो सुमेरा देखिए बहुत क्लियर है कि इस पूरे चुनाव में जहां आज पहले चरण का मतदान होना है, बीजेपी इसे एक यूएसपी के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा, कैसे अपराधियों को, माफियाओं को जेल भिजवाया और उसके अलावा कैसे लोगों में रोजगार के अवसर पैदा किए। इसका जिक्र हर एक मंच पर बीजेपी के बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी हाँ, और यही उन्होंने यहाँ पर ही किया है, सहारनपुर में भी किया है। और देखिए सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत विकास पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ था, तो जो काम उन्होंने किए हैं उसे जरूर गिनाया, बताया कि क्या काम किया है। और उसके बारे में हमारे साथ जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं क्योंकि बहुत उत्साहित हैं लोग भी सुनकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी उनकी आज? देखो, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन क्या सबसे अच्छा लगा उन्होंने सहारनपुर के बारे में क्या कहा जो आपको सबसे पसंद आया? नहीं, बहुत कुछ उन्होंने करके भी दिखाया है, कहा भी है। और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी देखो, ठीक है, आपको क्या लगा? मैं बताना चाहता हूँ, अब से पहली सरकारों में जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, क्या सबसे अच्छा लगा वो बताइए। सबसे अच्छे बहनों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा
और बेरोजगारों को। बिल्कुल हर एक मुद्दे का सुमेरा जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और जाहिर बात है कि समर्थकों में उसे लेकर उत्साह भी काफी ज्यादा नजर आया। उत्साह से लबरेज ये समर्थक इस वक्त नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही स्क्रीन पर हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी निकले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मतदान चल रहा है और इस मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। ये कहा है कि जानबूझकर धीमे मतदान कराने की खबर है। कई जगह ईवीएम खराब होने की भी जानकारी है। इन मतदान केंद्रों पर फौरन कार्रवाई करे चुनाव आयोग। निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और ये कहा है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर फौरन एक्शन ले चुनाव आयोग, ताकि सुचारू रूप से वोटिंग चल सके। उमेश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, किस तरह की शिकायतें आई थी जिसका जिक्र किया है अखिलेश यादव ने और चुनाव आयोग से फौरन एक्शन लेने की बात की है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके जो सहयोगी है आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, दोनों लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जिस तरीके से प्रथम चरण का जो चुनाव चल रहा है उससे कुछ जिलों के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ईवीएम जो है वो खराब है, जिसकी वजह से वो ईवीएम रिप्लेस नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से जो मतदान है वो धीमा चल रहा है। इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग में उन्होंने दर्ज कराई है और इस पर जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसने भी इसको संज्ञान में लिया है और उसका कहना है, जो ब्रह्मदेव तिवारी हैं जो कि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि जो भी मीडिया के जरिए रिपोर्ट आ रही है, जो भी ट्वीट आ रहे हैं या जो भी शिकायत आ रही है, उन सभी चीजों को संज्ञान में लिया गया है। ईवीएम तथा खराब की मशीनों की जहां तक बात थी तो उनका ये कहना है कि जहां पर भी इस तरह की बात आई थी कि वहां पर ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, वहां पर ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन अब फिर भी अगर कोई शिकायत हुई है तो उसका संज्ञान ले रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका जानकारी देने के लिए। जितनी शिकायतें आई उनका संज्ञान लिया गया, जहां पर रिप्लेस करानी चाहिए मशीन्स वहां रिप्लेस करा दी गई हैं और बाकी भी एक्शन लिया जा रहा है, ये चुनाव आयोग ने कहा और ये शिकायत समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की तरफ से दर्ज करवाई गई। शुक्रिया आपका उमेश। आप सुबह भले ही वोटिंग की रफ्तार हमने कम देखी हो, लेकिन जैसे जैसे दिन खिला है, आगे दिन बढ़ा है, ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने लगा है। यानी कि अभी भी पश्चिमी यूपी की सभी 58 सीटों की अलग अलग पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी है और अगर वोटिंग की रफ्तार ऐसी ही रही तो औसत से बेहतर मतदान तय नजर आ रहा है। जैसी तलखी नेताओं में दिखी, राजनीतिक पार्टियों में दिखी, बयानों में दिखी, समर्थकों में दिखी, वोटिंग भी उसी से मिलती जुलती दिखी। पहले चरण के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग की रफ्तार सुबह थोड़ी कम रही, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार तेज हो गई। आपको जिलों के हिसाब से 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। आगरा में 20.30%, अलीगढ़ में 17.91%, बागपत में 22.30%, बुलंदशहर में 21.62%, गौतम बुद्ध नगर में 19.23%, गाजियाबाद में 18.24%, हापुड़ में 22.80%, मथुरा में 20.73%, मेरठ में 18.54%, मुजफ्फरनगर में 22.65% और शामली में 22.83% वोटिंग हुई। तो देखिए, पहले फेज की जो वोटिंग हुई उसमें कई दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियां भी चुनावी मैदान में हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन से नेता हैं जो कि पहले फेज में सियासत की विरासत को संभाल रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यूपी में पहले चरण के लिए 58 सीटों पर चल रही वोटिंग सियासत की विरासत संभाल रहे कई चेहरों की तकदीर का फैसला करने वाली है। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह मैदान में है। मृगांका को टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन पर सांसद रह चुके अपने पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन की विरासत बचाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी के पंकज सिंह नोएडा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। बीजेपी के दिवंगत दिग्गज कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से दूसरी बार मैदान में है। जनता आज इनकी सियासी साख का फैसला कर देगी। और अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर दिग्गज नेताओं के बेटे आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां दो दिग्गजों के बेटे आमने सामने हैं।
मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे पंकज मलिक के आगे बीएसपी के टिकट पर सलमान सईद ताल ठोक रहे हैं। सलमान पूर्व सांसद सईदुज्जमा के बेटे हैं। बागपत विधानसभा सीट से आरएलडी के टिकट पर नवाब परिवार की तीसरी पीढ़ी के अहमद हमीद मैदान में हैं। अहमद हमीद पर अपने दादा शौकत हमीद और पिता कोकत हमीद की सियासी साख लौटाने की चुनौती है। आज जब वोटिंग खत्म होगी तब जनता इसकी तकदीर का फैसला कर चुकी होगी। नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। और अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर सामान्य से इस वक्त भारी मतदान हो रहा है और हम पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये देख लेते हैं कि इस राउंड की जो बिग फाइट है वो कहां नजर आ रही है। 58 सीटों पर कहां और किसके बीच काफी कड़ा मुकाबला नजर आने लगा है। सबसे पहले कैराना का जिक्र कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने मृगांका सिंह को, और कैराना में पलायन का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया गया। इन दो बड़े के साथ पहले फेज में ये बिग फाइट देखने को मिल रही है। अगली सीट की अब बात कर लेते हैं। अगली सीट इस वक्त आपके सामने है, ये है नोएडा की सीट। नोएडा में दो बड़े चेहरे कौन कौन से हैं? कांग्रेस की तरफ से पंकुड़ी पाठक, खुद प्रियंका वाड्रा पहुंची थी उनके लिए चुनाव प्रचार करने, और बीजेपी ने पंकज सिंह को मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह के बेटे, वहीं से चुने गए विधायक एक बड़ी लेगेसी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और ये बिग फाइट दो चेहरों के बीच में नजर आ रही है। पहले फेज में जो तीसरी अहम सीट है थाना भवन, वहां ये दो अहम चेहरे, बीजेपी की तरफ से सुरेश राणा को मैदान में उतारा गया है और आरएलडी की तरफ से अशरफ अली मैदान में थाना भवन सीट नजर आ रहा है। जो चौथी बड़ी सीट है बिग फाइट बिग फेसेस के बीच में, वो है शामली की। शामली से कौन कौन है? शामली में जहां पर आरएलडी ने प्रसन्न चौधरी पर भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से तेजिंदर सिंह निर्वाल मैदान में है शामली सीट से। अब इसके बाद सरदना की तस्वीर भी देख लेते हैं। सरदना में भी बिग फेसेस बिग फाइट है, यानी कि कौन कौन है? बीजेपी की तरफ से संगीत सोम, बड़ा चेहरा बीजेपी का, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान पर दांव लगाया गया है और अतुल प्रधान इस वक्त मैदान में इस सीट से है। जो अगली सीट है वो है जेवर की। जेवर में बीजेपी ने धीरेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा है, बड़ा चेहरा है। आरएलडी की तरफ से अवतार सिंह भड़ाना मैदान में है। जेवर भी अपने आप में बड़ी सीट। अब बहुत दिलचस्प सीट जो अगली है वो है मथुरा। मथुरा का नाम बार बार आया, कृष्ण नगरी मथुरा। बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा, बड़े मंत्री, समाजवादी पार्टी की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल। पूरी टक्कर देने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने मथुरा सीट से की है बीजेपी को, क्योंकि वहां पर हैं श्रीकांत शर्मा। तो कम से कम ये बड़े चेहरे जिनके बीच में ये बिग फाइट नजर आ रही है। लेकिन लोकतंत्र का ये जो पर्व है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, इसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर काफी सारे सीनियर सिटीजन्स यानी कि बुजुर्ग भी पहुंचे और दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट, अपने नेता चुनने का अधिकार, 5 साल तक उसे मौका देने का अधिकार जो उनके इलाके का विकास करेगा, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इसमें हिस्सेदारी हर उम्र, हर तबके, हर बौद्धिक स्तर के लोगों की होगी। पहले चरण का मतदान शुरू हुआ तो बूथ पर युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी पहुंचे। देखिए कैराना से तस्वीरें, यहाँ दिव्यांग और बुजुर्ग सब वोट करने आए थे। अब आपको दिखाते हैं हापुड़ की वोटिंग। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में वोट करने के लिए 95 साल के सादिक अपने पोते के साथ पहुंचे थे। मुझसे रास्ते में कह रहे थे कि भाई मैं चाहता हूं कि जहां मेरी वोट डले और कामयाबी मिले मेरी वोट में। और मेरठ में सबसे बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। 100 साल 2 महीने की सी स्कोर अब तक हर चुनाव में वोट डालती आ रही है। उम्र 100 साल 2 महीने, लेकिन मतदान का उत्साह ऐसा कि युवाओं का जोश भी पानी भरे। ये मेरठ के दक्षिण विधानसभा का अछरोंडा पोलिंग बूथ है। आजाद हिंदुस्तान का हर चुनाव देख चुकी दादी अम्मा यहाँ पहुंची। मुश्किल से ही सही पर छड़ी के सहारे खड़ी रही, सारी औपचारिकताएं पूरी की और वोट डालकर बाहर आ गई तो उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई। 102 मिले। मेरी सेहत चंगी थी और अब ये आंखों से नजर नहीं आता। मेरठ में शीश कौर सबसे ज्यादा उम्र की महिला हैं और अब तक हर चुनाव में वोट डालती रही हैं।
तो 100 साल की अम्मा ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट डालें। बुलंदशहर में लोक गायकों की टोली वोटर्स को जागरूक करती नजर आई। इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ के सामने एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। हारमोनियम बज रहा है, जो लोग हैं वो एक गीत भी गा रहे हैं। ये जो पूरा आपका कार्यक्रम है, ये क्या हर बूथ पे ऐसे ही जागरूक कर रहे हैं? यहाँ पे चार गाँव जागरूकता अभियान रैली, कोई वोटर नहीं छूट पाए, उसके उपलक्ष्य में हम जगह जगह जा करके ये समझा रहे हैं लोगों को। एक बार जो गीत अभी आप गा रहे थे वो एक बार सुना दीजिए। सुनो भारत के नर नारे मतदान दिवस आया है। सुनो भारत के नर नारे आज मतदान दिवस आया है। तो 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि मैदान में हैं। आपको नेताओं के नाम, सीट और पार्टी के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। पहले चरण का चुनाव और कई दिग्गज मैदान में। शाम 6 बजे तक इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और इंतजार होगा 10 मार्च का। आइए आपको रूबरू कराते हैं पहले चरण के दिग्गजों से। सबसे पहले बात सबसे चर्चित विधानसभा सीट कैराना की। यहाँ से मृगांका सिंह बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार है। कैराना से ही नाहिद हसन एसपी के टिकट पर मैदान में है। नोएडा ये तो यहाँ आपको राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मिलेंगे, पार्टी बीजेपी। नोएडा से पंकज के सामने पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा है बीजेपी से। आगरा रूरल से बेबी रानी मौर्य, थाना भवन से सुरेश राणा, सरदाना से संगीत सोम, जेवर से अवतार सिंह भड़ाना और छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला बीजेपी की टिकट पर है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। हरिद्वार में जहां भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पर लगाया गया और ये कहा कि बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम क्यों बदले हैं, ये राहुल ने सवाल उठाया। राहुल ने कहा बीजेपी ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये सीएम बदले, बीजेपी में चोरों की लाइन लगी है। राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, राजा बैठा है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? 3 चीफ मिनिस्टर। क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी, जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो एक तरफ ये सियासी प्रहार और दूसरी तरफ मतदाताओं में उत्साह। कुछ जिलों से सामने आया है 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक कहीं सामान्य तो कहीं पर भारी मतदान हुआ है। मथुरा में 1 बजे तक 35.92% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही अलीगढ़ में 1 बजे तक 31.26% वोटिंग, बागपत में 37.91% वोटिंग, मेरठ जिले में 34% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। और कुल मिला के मिला जुला अगर देखें तो कहीं पर सामान्य हो रहा है तो कहीं पर भारी मतदान की जानकारी मिली है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खली को लेकर है। खबर ये है और साथ ही तस्वीरें भी आ चुकी हैं। खली बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज एक तरफ जहां पर पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ रेसलर द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हुए। और जिन्होंने द अंडरटेकर, जॉन साइना, केन, इनके साथ कड़ा मुकाबला किया और कईयों को विश्व स्तरीय जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। आप किसान के बेटा हैं, बचपन में पत्थर भी तोड़ने का काम किया, लोगों की मदद करते थे, एक सामान दूसरे सामान कहां रखना है, और आपके मेहनत और प्रतिभा के कारण ही पंजाब पुलिस में आपको नौकरी मिली। उसमें अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद आपने
WWE प्रतियोगिताओं में भाग लेने का काम किया। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर देश में आपका भ्रमण हुआ। और वहीं अपने वोट डालने पर जयंत चौधरी का स्टेटमेंट आ चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डालने की कोशिश करूंगा, ये जयंत चौधरी ने कहा। कार्यक्रम खत्म होते ही वोट डालने जाऊंगा। प्रचार के लिए अभी बिजनौर में हूं। और बीजेपी ने क्योंकि जयंत चौधरी पर सवाल उठाए थे, वो आज वोट डालने नहीं जा पा रहे थे। ये खबरें आई थी जब बीजेपी ने पूछा था क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत चौधरी, उस पर उनका ये रिएक्शन आया, स्टेटमेंट दिया है जयंत चौधरी ने। कोशिश करूंगा कि शाम 6 बजे तक वोट डाल पाऊं। अभी बिजनौर में हूं। वोट मथुरा में है, हम लोग यहाँ बिजनौर में हैं क्योंकि सेकेंड राउंड और पहले राउंड के बीच में सिर्फ 2 ही दिन जो है चुनाव अभियान के हैं। चारू जो मेरी पत्नी है वो सुबह ही जाके मथुरा वोट डाल चुकी हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा तो 6 बजे तक जो मतदान केंद्र खुले हैं मैं कोशिश करूंगा वहां पहुंच के अपनी वोट डालूं। और मैं सबको कहता हूं कि वोट जरूर डालें, मत अधिकार का प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए वोट दें। यानी कि अभी ये जो आज का कार्यक्रम है इसके बाद आप मथुरा जाके वोट कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान लगातार हो रहा है। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसी बीच में इस वक्त की एक बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट ये मिल रही है कि अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। यानी कि आशीष मिश्र टेनी को जमानत मिल गई है। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। एक तरफ जहां पर मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो उसी बीच में वो मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी को विपक्ष ने घेरा था, लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। मेरे सहयोगी मनीष इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, हाईकोर्ट ने जमानत दे दी आशीष मिश्र को? देखिए, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की और उसमें फैसला लिया कि आशीष मिश्रा को जमानत दे दी जाए। क्योंकि लखीमपुर कांड वो कांड है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोप लगे थे। उनके बेटे का मामला था। किसान लगातार मांग कर रहे थे कि उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी की FIR दर्ज कराई जाए। और जो बाकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो नेता उस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद थे, तो लगातार किसान उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और ऐसे समय में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है और वो किसानों की बेल्ट मानी जाती है, आज हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। लेकिन इस फैसले के बाद मनीष, रिएक्शंस भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर रहा था विपक्ष, और दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी भी झेली गई थी। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, चाहे वो टिकैत हो या फिर समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के बड़े नेता हो, लगातार किसानों के मसले पर सरकार पर हमलावर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार लखीमपुर केस को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाती रही हैं। जब यहाँ पर DG कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी नजर आए थे, तो मौजूदगी को लेकर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं कि मंत्री को बचाने की लगातार कोशिशें हुई हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि गृह का मामला है और वो जांच प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसी विपक्षी पार्टियों की ओर से मांग होती रही थी। और इन सब के बीच ये जब हाईकोर्ट से जमानत मिली है, हालांकि ये जुडिशियल प्रक्रिया है, न्यायालय का फैसला है, राजनीतिक रूप से न्यायालय का फैसला है। मनीष, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, क्योंकि कई बार इनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी, लेकिन अब कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट को लगा कि जमानत देनी चाहिए। तो जो जुडिशियल प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें जमानत देने के फैसले पर आज चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला कोर्ट ने दिया है कि उन्हें जमानत दे दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए। लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी को जमानत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मतदान जारी, दूसरे उसी बीच में ये बड़ी खबर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत हुई इंटरव्यू के दौरान लखीमपुर खीरी की घटना और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर सवाल किया गया, तो पीएम मोदी ने इस सवाल पर कहा कि इस मामले में यूपी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया। जैसे लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो हैं वो ही स्टिल एन इम्पोर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं उसको लेकर जो वहां पर जो समाजवादी पार्टी है, इट हैज बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो व्हाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी।
सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। तो यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको ये दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें अब तक की कौन सी। पश्चिमी यूपी के बुजुर्ग मतदाताओं में गजब का उत्साह नजर आया। मेरठ में 101 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। बुलंदशहर में भी एक बुजुर्ग ने बेटे के साथ बाइक पर पहुंचकर मतदान किया। मुजफ्फरनगर में एक वृद्ध महिला मेडिकली फिट न होने के बावजूद वोट डालने के लिए पहुंची। बुलंदशहर के नेशनल इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर सुबह से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपने वोट का इस्तेमाल किया। बुलंदशहर में एक दूल्हे ने बारात में जाने से पहले मतदान किया। सज धज कर दूल्हा घुड़चढ़ी की रस्म पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल से मतदान केंद्र पर पहुंचा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बागपत के खेकड़ा जैन इंटर गर्ल्स कॉलेज के बूथ नंबर 245 पर दूसरी बार मशीन खराब होने से नाराज मतदाता जमीन पर बैठ गई। वहीं बड़ौत में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में बिजली न होने की वजह से मतदान कर्मी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आए। मेरठ की किठौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। फर्जी वोट डलवाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप होने लगा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद के राजनगर स्थित पोलिंग सेंटर पर बीजेपी समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीके सिंह के मतदान केंद्र पर मीडिया से बात करने का विरोध किया। इसके बाद पोलिंग सेंटर पर ही दोनों पार्टी के समर्थकों में विवाद हुआ और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मेरठ में कैंट विधानसभा सीट के दायमपुर गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। प्रशासन से नाराज 5000 से ज्यादा लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। ये लोग हाईवे से रास्ता नहीं देने पर नाराज हैं। पूर्वांचल की सबसे चर्चित 356 मऊ सदर विधानसभा पर मुख्तार अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी खुद विधायक के वकील दारोगा सिंह ने दी है। दारोगा सिंह ने इस संबंध में कोर्ट में नामांकन पत्र के लिए सहमति पत्र दाखिल किया है। गाजियाबाद में खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर फर्जी वोटिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में मतदान केंद्र के पास स्थित गोल्डन पैलेस से करीब 15 से अज्ञात लोगों को हिरासत में लिया गया। और एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है, यानी कि आशीष मिश्र टेनी को जमानत मिल गई है। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्र को जमानत का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है और इसके साथ ही जमानत की खबर मिली। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिल गई। इससे पहले एक बार जमानत रद्द की जा चुकी थी, जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से बेल के लिए एप्लीकेशन दी गई और इस बेल को मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे को जमानत दे दी गई है, जो कि लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ आज चल रहा है चुनावों में पहले चरण का मतदान। इसी बीच में यह खबर, लखीमपुर खीरी कांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिएक्शन दिया था। कहा था कि योगी सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिए गए निर्देश के अनुसार इस पर जांच चल रही है और इसी बीच में न्यायपालिका का ये फैसला है, ये जुडिशियल फैसला, जिसमें लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्र को जमानत दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे को जमानत मिल गई है, जिसे लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों ने, किसान संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया था। किसान इसे लेकर लगातार नाराजगी दिखा रहे थे। लखीमपुर खीरी में जमावड़ा भी लगा था, चाहे वो किसान नेता हो, राकेश टिकैत हो या विपक्षी पार्टियों ने भी पूरी कोशिश की इस मुद्दे को भुनाने की, जिसे लेकर लगातार सरकार पर हमलावर विपक्ष रहा था
और बेहद दबाव के बाद गिरफ्तारी हुई अजय मिश्र टेनी के बेटे की, आशीष मिश्र, जिसकी जमानत की खबर अभी मिल रही है। आशीष मिश्र को जमानत लखीमपुर खीरी कांड में हाई कोर्ट ने दे दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है और उसी बीच में अजय मिश्र टेनी के बेटे को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष मिश्र, जो कि लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी है, उसे जमानत देने का फैसला न्यायपालिका की तरफ से किया गया है। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, एक तरफ जहां पर इस वक्त पहले फेज की वोटिंग, दूसरी तरफ आशीष मिश्र को जमानत की खबर। अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। लखीमपुर कांड जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी आशीष मिश्र की। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, डिटेल में बताइए, ये एक बड़ा मुद्दा था, राजनीति में भी इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ, सरकार पर हमलावर रही विपक्षी पार्टियां, और अब ये न्यायपालिका का फैसला, जमानत मिली है। देखिए पूर्णिमा, इस मामले में जो जमानत याचिका लगी थी उसमें फैसला सुरक्षित पिछले सप्ताह रखा गया था और आज हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्रा टेनी को जमानत दे दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। जो तिकुनिया कांड हुआ था उसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा थे। लगातार जांच चल रही थी। एसआईटी ने माना था कि ये कोई मानवीय भूल नहीं है, क्योंकि लगातार मंत्री और उस पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि ये उस गाड़ी में आशीष मिश्रा नहीं थे और ये मानवीय भूल थी। लेकिन एसआईटी जांच में ये सामने आया था कि कोई मानवीय भूल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी। और उसके बाद लगातार जुडिशियल प्रक्रिया चल रही थी, दोनों पक्षों से एफआईआर हुई थी, मामले की जांच चल रही थी और आज हाईकोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हालांकि जो विरोधी पक्ष के वकील थे वो जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है, किसान लगातार लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। मनीष, शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको ये भी एक दे दें कि शामली में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश के शामली और हापुड़ जनपद में भारी मतदान हुआ है। 1 बजे तक का अपडेट शामली जिले में, जहां कुल 40.68% मतदान अभी तक शामली जिले में हुआ है। वहीं हापुड़ जनपद में 1 बजे तक कुल 40.12%